हाय फ्रेंड्स, बी स्टडी ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के विकास का इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भारत के संविधान के विकास का इतिहास काफ़ी लंबा और क्रमबद्ध रहा। भारत में अंग्रेज़ों के आगमन के साथ ही व्यापार और शासन संचालन के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने समय समय पर कई आज्ञापत्र और अधिनियम पारित किया। इसने ही भारत के वर्तमान संविधान के पृष्ठभूमि तैयार किया। कौन किया? जो अंग्रेज़ों आया, जो हमारे देश में नए नए आज्ञापत्र और अधिनियम पारित किया, उसी से वर्तमान में जो हमारे संविधान है उसी का पृष्ठभूमि तैयार की गई। स्टार्टिंग वहीं से हुआ। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापार करने के उद्देश्य से किया गया था। फिर 1608 ईस्वी में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का पुत्र लेकर कैप्टन हॉकिंस तत्कालिक उस टाइम का मुग़ल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। कौन आया था? ब्रिटिश शासक था कौन? जेम्स प्रथम, उसका पुत्र कैप्टन हॉकिंस उस टाइम का इंडिया का शासक जहांगीर के दरबार में आया था। पुनः 1615 ईस्वी में सर थॉमस रॉ जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया। कहाँ आया? इंडिया में आया था और मुग़ल बादशाह जहांगीर से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया। सर थॉमस रॉ था जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया इंडिया में और मुग़ल बादशाह जहांगीर से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। कि माने अधिकार हो गया, माने बातचीत किया, सॉल्यूशन निकला कि हाँ इंडिया में आप व्यापार कर सकते हैं। फिर 1757 ईस्वी के प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में परोक्ष रूप से राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया। क्या? राजनीतिक का सत्ता, माने एक अपने तरफ से प्रेशर स्थापित किया, एक समूह स्थापित किया। फिर 1774 ईस्वी के बक्सर युद्ध के बाद 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 ईस्वी में द्वारा कंपनी ने बंगाल पे प्रत्यक्ष रूप से अधिकार, अपनी सत्ता या अधिकार स्थापित की। क्या? अधिकार स्थापित की। भारत में अंग्रेज़ों की संवैधानिक विकास की गतिविधियों को 3 चरणों में बांट सकते हैं। प्रथम चरण 1600 ईस्वी से 1757 ईस्वी। द्वितीय चरण में हम रख सकते हैं 1757 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक। तीसरे चरण में हम रख सकते हैं 1857 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी के बीच के जितना भी युद्ध, रेगुलेटिंग एक्ट, अधिनियम, राजलेख, ये सब आया उसको हम रख सकते हैं। प्रथम चरण में 1600 से लेकर के 1757 ईस्वी में हुआ। उसमें 2 चीज़ों का राजलेख हम पढ़ते हैं, 1600 ईस्वी का राजलेख और 1726 ईस्वी का राजलेख। द्वितीय चरण में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1789 में आया और 1786 का अधिनियम आया। चार्टर एक्ट 1993 में आया और चार्टर एक्ट 1813 आया। चार्टर एक्ट 1833 आया। चार्टर एक्ट 1853 आया। ये द्वितीय चरण में हम रखें, उसका ग्रुप में इतने चीज़ को हम रख सकते हैं। और तृतीय चरण में 1857 से लेकर 1947 ईस्वी तक में क्या क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। इसमें भारत शासन अधिनियम 1857 आया। फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 आया। एक्ट ऑफ 1873 आया। भारत परिषद अधिनियम
1892 आया। भारत परिषद अधिनियम 1909 आया। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 आया। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 आया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया। तो चलिए अब हम प्रथम चरण के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, जो कि 1600 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक में है। 1600 ईस्वी का राजलेख में क्या बताया गया है, जो हम विस्तार से समझते हैं और जानते हैं। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक शाही आज्ञापन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया। माने पूरब का जितना भी देश था उससे ईस्ट इंडिया को कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दिया गया। इस कंपनी में ब्रिटेन के बड़े बड़े व्यापारियों का हिस्सा था। ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसमें ब्रिटेन का बड़े बड़े कंपनियों का हिस्सा था। इस राजलेख के द्वारा कंपनी के गवर्नर और उसके 24 गो और सदस्य उसमें था, परिषद को ऐसे नियम और अध्यादेश बनाने का एक अधिकार दिया गया जो कंपनी के प्रबंधन और प्रशासन माने देख रेख के में सहायता हो या सहायक हो। भारत में कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को प्रशासित माने कैसे चलाना है, क्या रूल होना चाहिए करने के उद्देश्य से बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रेसिडेंसी नगर बनाया गया। कितने शहरों में? 3 शहरों में, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में। सॉरी फ्रेंड्स। फिर 1726 का राजलेख आया। इस राजलेख के द्वारा भारत स्थित कंपनी के गवर्नर और उसके परिषद को इंग्लैंड स्थित कंपनी के निर्देश को माने इंग्लैंड में जो कंपनी है उसका निर्देश कैसा है के समान विधि बनाने की शक्ति प्रदान किया गया, ताकि भारत में कंपनी के प्रशासन को सुदृढ़ माने मजबूत किया जा सके। परंतु इनके द्वारा बनाए गए नियम को इंग्लैंड स्थित कंपनी के निर्देशकों का अनुमोदन मिलना अनिवार्य कर दिया गया कि उसके लायक है कि नहीं है, सही है कि नहीं। अब चलिए हम द्वितीय चरण सेकंड चरण को विस्तार से पढ़ते हैं, जो 1757 से लेकर के 1857 ईस्वी तक में दिया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों आया था, इसके बारे में जानते हैं। भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। क्या था? पहला कदम था। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। कब? 1773 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। बम्बई एवं मद्रास के गवर्नरों को इसके अधीन कर दिया गया और वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कलकत्ता में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल एवं उसकी 4 सदस्य परिषद की सरकार स्थापित हुई। कि माने सरकार के कितने सदस्य मिलकर चला सकते हैं? 4। इन्हें नियम बनाने तथा अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर एलिजा इम्पे था। कौन थे? सर एलिजा इम्पे को नियुक्त किया गया। 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जिनके नाम है चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे। कंपनी में कर्मचारियों पर निजी व्यापार तथा उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की कंपनी पर
कंपनी पर नियंत्रण मजबूत हुई क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को राजस्व, नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। इस अधिनियम के माध्यम से रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया और कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने का स्पष्ट अधिकार दिया गया। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।